हेलो दोस्तों। नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म, राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद। By the last quarter of 19th century, nationalism no longer retained its idealistic liberal democratic sentiment of the first half of the century. जब अंतिम जो 25 ईयर थे 19th सेंचुरी के, उसमें राष्ट्रवाद अपनी पुरानी आदर्शवादी विचारों को, जो कि उदारवाद से था, प्रजातांत्रिक भावनाओं से था, वो इस के हाफ के बाद, जो आधी शताब्दी के बाद का था 19वीं शताब्दी के, वो अपने बहुत ही सक्रिय रूप में, बहुत ही स्वार्थपूर्ण रूप में सामने आने लगा। During this period, nationalist group became increasingly intolerant of each other and ever ready to go to war. और इसका एक और राष्ट्रवाद के समूहों में एक रूप आया कि वो एक दूसरे से असहनीय रूप से व्यवहार करने लगे और उनका हमेशा एक दूसरे के प्रति युद्ध के लिए तैयार रहना भी एक इसका बुरा रूप आया। द मेजर European powers in turn manipulated the nationalist aspiration of the subject peoples in Europe to further their own imperialist aims. और जो सबसे बड़ी यूरोपियन शक्तियां थीं, इसके बदले में उन्होंने शोषण किया राष्ट्रवादी विचारों को, इच्छाओं को, अपने लोगों को या यूरोप के लोगों को, और आगे वो अपनी साम्राज्यवादी विचारधारा को आगे बढ़ाने में सफल हुए। The most serious source of nationalist tension in Europe after 1871 was the area called the Balkans. जो सबसे ज़्यादा गंभीर सोर्स आया राष्ट्रवाद का, वो आया यूरोप में 1871 में, और वो बाल्कन क्षेत्र में आया। The Balkan was a region of geographical and ethnic variation comprising modern-day Romania, Bulgaria, Albania, Greece, Macedonia, Croatia, Bosnia, Herzegovina, Slovenia, Serbia, and Montenegro, whose inhabitants were broadly known as Slavs. जो बाल्कन क्षेत्र था वो भौगोलिक रूप से एथनिक वेरिएशन से भरा पड़ा था। इसमें आधुनिक दिन के जो इस समय रोमानिया है, बुल्गारिया है, अल्बानिया है, ग्रीस है, मकदूनिया है, क्रोएशिया है, बोस्निया है, हर्जेगोविना है, स्लोवेनिया है, सर्बिया है और मोंटेनीग्रो है। और यहाँ के लोगों को हम स्लेव के नाम से जानते थे। A large part of the Balkans was under the control of Ottoman Empire, और ये बाल्कन क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा ओटोमन एम्पायर के अंडर में या कंट्रोल में था। The spread of the idea of romantic nationalism in the Balkans together with the disintegration of the Ottoman Empire made this region very explosive. और जो रोमांटिक राष्ट्रवाद का रूप आया और उसके विचारों का जो फैलाव हुआ, वो बाल्कन क्षेत्र को और भी टूटने पर या इसके बिखराव के रूप में आया और ओटोमान क्षेत्र एक विस्फोटक क्षेत्र के रूप में हो गया। All through the 19th century, the Ottoman Empire had sought to strengthen itself through modernization and internal reforms, but with very little success. लेकिन 19वीं शताब्दी में जो ओटोमन एम्पायर था, उसने अपनी शक्तियों को मजबूत करने का प्रयास किया आधुनिकीकरण के माध्यम से और आंतरिक सुधारों के माध्यम से, लेकिन इसमें सफलता जो थी वो बहुत थोड़ी मिली। वन बाय वन इट्स यूरोपियन सब्जेक्ट नेशनलिटीज ब्रोक अवे फ्रॉम इट्स कंट्रोल एंड डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस। एक के बाद एक यूरोपियन जो इनके साम्राज्य थे या इनके जो हिस्से थे, वो अपने राष्ट्रवाद की भावनाओं के साथ इनके कंट्रोल से बाहर होने लगे और अपने आप को स्वतंत्र घोषित करने लगे। द बाल्कन पीपल बेस्ड देयर क्लेम्स फॉर इंडिपेंडेंस आर पॉलिटिकल राइट्स on nationality and use history to prove that they had once been independent but had subsequently been subjugated by foreign powers. और
जो बाल्कन के लोग थे उन्होंने भी दावा करना शुरू किया कि वे भी स्वतंत्र थे और उनके पास भी राजनीतिक अधिकार और राष्ट्रवाद था, राष्ट्रीयता थी, जो कि वो इतिहास से इसे साबित करना चाहते थे और साबित कर भी रहे थे कि वे पहले इंडिपेंडेंट या स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में थे, लेकिन बाद में उनको विदेशी शक्तियों ने अपना गुलाम बना लिया। Hence, the rebellious nationalities in the Balkans thought of their struggles as attempts to win back their long lost independence। और इसका इसके जो विद्रोही राष्ट्रवादी थे बाल्कन क्षेत्र के, वे सोचते थे कि संघर्ष के प्रयास से ही हम लोग फिर वापस अपनी आज़ादी को जो हम लोग खो चुके हैं वो पा सकते हैं। As the different Slavic nationalities struggled to define their identity and independence, the Balkan area became an area of intense conflict। जैसा कि अलग अलग प्रकार के स्लाविक नेशनल राष्ट्रवादी थे और अपना संघर्ष कर रहे थे अपने आप को बताने के लिए, अपनी पहचान बताने के लिए, अपनी स्वतंत्रता के लिए, अपनी आज़ादी के लिए, तो बाल्कन एरिया बहुत ज़्यादा ही गंभीर विरोधाभास का क्षेत्र बन गया। The Balkan states were fiercely jealous of each other and each hoped to gain more territory at the expense of the others। और बाल्कन क्षेत्र में सभी जो एक दूसरे से थे, राजा या फिर अन्य लोग, वो एक दूसरे से बहुत ही ईर्ष्या का भाव रखते थे और हमेशा अपनी शक्तियों को बढ़ा के दूसरे के क्षेत्र पर कब्जा करने की इच्छा रखते थे। Matters were further complicated because the Balkans also became the scene of big power rivalry। और ये जो मामले थे ये आगे जाके और भी कठिन हो गए या दिक्कत वाले हो गए। क्यों? क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा विद्रोही स्वरूप में सामने आने लगे। During this period, there was intense rivalry among the European powers over trade and colonies as well as naval and military might। और यहाँ पर जो एक दूसरे पर कंपटीशन था इन राज्यों का, वो एक दूसरे से आगे बढ़ने की जो कंपटीशन थी वो यूरोपियन पावर की, उसमें आप देखिए सबसे ज़्यादा था व्यापार, दूसरा था कॉलोनीज। ये लोग अपने दूसरे क्षेत्रों पर कब्जा करना, उसको अपनी कॉलोनी बनाना, इस कार्य में बहुत मन से लगे हुए थे और साथ ही व्यापार के लिए। और दूसरे इनकी जो नेवल शक्तियां, जो ये समुद्री जो ताकत थी उसको बढ़ाने और अपनी मिलिट्री पावर को बढ़ाने की जो चाह थी, ये भी इन लोगों में बहुत ज़्यादा आपस में प्रतियोगिता को बढ़ा दिया और इन लोगों में आपस में कंपटीशन बहुत तेजी से बढ़ गया। These rivalries were very evident in the way of Balkan problem unfolded। और ये जो समस्या थी कि इन सभी का आपस में जो संघर्ष था और साथ में आपस में प्रतियोगिता थी आगे बढ़ने की, वो और भी ज़्यादा अनफोल्डेड हो गई या और ज़्यादा कठिन हो गई। ईच पार रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो-हंगरी हैज कीन ऑन काउंटरिंग द होल्ड ऑफ अदर्स पावर्स। और इसमें प्रत्येक जो शक्तियां थी जैसे कि रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो-हंगरी, ये बहुत ज़्यादा उत्सुक थी एक दूसरे की शक्तियों को पर कब्जा करने का, ओवर द बाल्कन, और बाल्कन क्षेत्र पर अपने आप को कब्जा दिखाने का। एंड एक्सटेंडिंग इट्स ओन कंट्रोल ओवर द एरिया। और वो चाहती थी कि इस पूरे क्षेत्र में या जो भी हो, ज़्यादातर वो अपने क्षेत्र में इसको अपने कंट्रोल में इस एरिया को कर ले। दिस लेड टू ए सीरीज ऑफ वार्स इन द रीजन एंड फाइनली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। और ये जो प्रक्रिया हुई कि सब एक दूसरे के क्षेत्र को कवर करना चाहते थे, ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र, बाल्कन क्षेत्र को अपने कब्जे में लेना चाहते थे, और इसका प्रतिरूप धीरे धीरे छोटे छोटे युद्ध फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के रूप में विश्व के सामने आया। अब आप देखिए, नेशनलिज्म, एलाइन एंड इंपीरियलिज्म, राष्ट्रवाद के साथ साथ साम्राज्यवाद भी बहुत तेजी से आगे बढ़ा। लेड यूरोप टू डिजास्टर इन 1914। और यही यूरोप को एक महासंग्राम के रूप में 1914 के रूप में
फर्स्ट वर्ल्ड वार के रूप में सामने ले आया. But meanwhile, many countries in the world which had been colonized by the European power in the 19th century began to oppose imperial domination. लेकिन जो colonized देश थे या एरिया थे यूरोपियन पावर के अंतर्गत 19वीं शताब्दी में वे इन साम्राज्यवादी विचारधारा या प्रभाव का विरोध करने लगे. एंड एंटी इंपीरियल मूवमेंट दैट डेवलप्ड एवरीवेयर वर नेशनलिस्ट. और जो गैर साम्राज्यवाद विरोधी जो आंदोलन था वो बड़ी तेजी से विकसित होने लगा हर जगह, और इसे राष्ट्रवादियों ने पूरी समर्थन दी. In the sense of they all struggle to form independent nation states. और इसका कारण ये था कि ये चाहते थे कि ये अपने राष्ट्र या अपने देश को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सामने लाए. एंड वर इंस्पायर्ड बाय ए सेंस ऑफ कलेक्टिव नेशनल यूनिटी. और इनके में एक सामूहिक राष्ट्रवादी एकता की भावना थी. फोर्ज इट्स कन्फ्रंटेशन विथ इंपीरियलिज्म. और जो कि साम्राज्यवाद के बिल्कुल विरुद्ध थी. यूरोपियन आइडियाज ऑफ नेशनलिज्म वर नाउ हियर रिप्लिकेटेड फॉर पीपल एवरीवेयर डेवलप्ड देयर ओन स्पेसिफिक वेराइटी ऑफ नेशनलिज्म. और जो यूरोपियन विचार थे राष्ट्रवाद के, अब यहाँ पर लोगों के अपने तौर तरीके के हिसाब से वो मोल्ड होने लगे और वो प्रत्येक स्थान पर अपने खास प्रकार से वो राष्ट्रवाद और राष्ट्र के रूप में सामने आने लगे. केम टू बी एक्सेप्टेड एज नेचुरल एंड यूनिवर्सल. और जो कि प्राकृतिक रूप से भी थे और यूनिवर्सल, सभी को स्वीकार्य भी थे. ठीक है, और इसी के साथ हम नेक्स्ट टॉपिक में फिर मिलते हैं. थैंक यू.